तो बच्चों अब देखो, आपने इसकी जड़ें समझ ली हैं, किसकी जड़ें कहां बैठी हुई हैं वो आप लोग कर चुके हो। बेंट रूल की जो जड़ें हैं वो आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है। बेंट रूल को पढ़ने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और है, हल्की सी, वो है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आप पास आपको थोड़ी सी चीज और पता होनी चाहिए। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन कि एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन किसे कहते हैं। बच्चों हम कुछ इस तरीके से अर्थ को लेते हैं, अर्थ को इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे। अब इस तरीके से काट लिया, ये ऊपर का पार्ट मैंने डॉट से शो किया है। अब आप देखो इस पॉइंट से इधर की जो तरफ जो भी कुछ एक्सेस चलते हैं उन्हें हम एक्सियल कहते हैं, यानी ये इस पॉइंट से ऊपर जो कुछ चलेगा वो एक्सियल होगा, इस पॉइंट से नीचे जो कुछ चलेगा वो एक्सियल होगा। ये जो है ना, ये इस तरह से है, इस तरीके से है। एक बॉल ले लो, बॉल, और बॉल को आप ऐसे काट दो। बॉल ले लो और बॉल को काट दो, कोई छोटी मोटी बॉल नहीं पड़ी यहां पर। तो बॉल लेकर के काट दो, तो जो कटा हुआ ये सरफेस एरिया आता है। ये यहां पर बच्चों ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, ये इक्वेटोरियल है। ये जो पोजीशन है ये रख दे बेटा, ये इक्वेटोरियल है। ये जो पोजीशन है ये आपकी इक्वेटोरियल है। बच्चों बॉल से समझो, ये बॉल मैंने मंगवा ली है, इस बॉल आपने बीचों बीच काट दिया, काट दिया, इसे चक्कू से ऐसे काट दिया, बिल्कुल काट दिया, बीचों बीच काट दिया। तो जो आधा पार्ट है उसे उठाकर दूसरी साइड में रख दो। तो अब जो ऐसे चलेगा वो एक्सियल होगा, और जो कटा हुआ सरफेस है उस सरफेस पर जो चलेगा वो इक्वेटोरियल होगा। जो कटा हुआ सरफेस है उस सरफेस पर जो चलेगा वो इक्वेटोरियल होगा। तो ये सरफेस, कटा हुआ सरफेस, ऊपर का पार्ट मैंने काट दिया है, तो कटा हुआ सरफेस ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इस कटे हुए सरफेस से ऊपर एक्सियल, ये एक्सियल है। इस तरीके से एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब बच्चों इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको बेंट रूल पर ले चलता हूं कि आखिर बेंट रूल की डेफिनेशन क्या है। तो बेंट रूल की डेफिनेशन क्या है, या बेंट रूल कहता क्या है, बेंट रूल का स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, और इस स्टेटमेंट को याद रखो, ध्यान अच्छी तरीके से। अगर आप, चलो मैं देखता हूं, अगर मैं अपने फादर से ज्यादा आगे नहीं जाता हूं, ज्यादा आगे की बातें नहीं जानता हूं, तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं बेकार हूं। मेरे बच्चे अगर मेरे से आगे की बातें नहीं जानते हैं तो मेरे बच्चे बेकार। आइंस्टीन पुराने साइंटिस्ट थे। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो, और आप आइंस्टीन से 2-4 कदम आगे की सोच सकते हो तो डिजर्व करते हो तुम जाने के लिए। नहीं सोच सकते हो तो भैया डिजर्व नहीं करते। न्यूटन्स लॉ आपके सिलेबस में है, न्यूटन्स के भी आगे जा सकते हो कुछ तो ठीक है, वरना फिर बेकार। तो बेंट रूल के हर एक स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और फाइनली हम
विदाउट यूजिंग बेंट रूल क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो बेंट रूल क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies that position where P character is more। ये पहला है, P character is more, ये पहला स्टेटमेंट है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस जगह जाना पसंद करता है जहां पर P करैक्टर ज्यादा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बेंट रूल है। और दूसरा वो कहता है कि ठीक है भाई, बेंट रूल ये कहता है कि ठीक है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज दैट पोजीशन वेयर P करैक्टर इज मोर। फिर बाद में वो कहता है, कुछ और रिसर्च करी होगी भाई ने, फिर बाद में कहता है कि जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम P करैक्टर को बढ़ा भी देता है। ऑक्युपाई तो करता ही है, लेकिन वो P करैक्टर बढ़ाने की औकात भी रखता है। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में P करैक्टर बढ़ाने की औकात होती है। अभी मैंने बताया था एक बसंती थी और एक काकी थी। बसंती थी और काकी थी, तो बसंती दो चीज कर सकती थी। ऐसे लड़के को ढूंढती जो अपने आप मम्मी से दूर रहता, और या फिर अगर उसकी शादी किसी सीधे साधे लड़के से हो जाती जो मम्मी के ज्यादा नजदीक रहता, तो भी वो बाद में उस लड़के को मम्मी से दूर कर देती, अपनी ओर खींच लेती। कितना सीधा स्टेटमेंट है यार। तो क्लियर कर बात है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे बसंती, वो उस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, उसी लड़के से शादी करती है जो मम्मी से दूर होता है। और बाई चांस उसकी सीधे साधे लड़के से शादी हो जाती है, तो उस हालात में वो P करैक्टर को बढ़ा भी देती है। यानी कि उसको, लड़के को अपनी ओर खींच लेती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम increases P character of that orbital to which more electronegative atom is bonded। बढ़ा भी देती है भाई। तो अब मैं देसी सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यहां पर ए था, ये मम्मी थी, ठीक है। यहां पर इसका बेटा था, बॉन्ड पेयर, ये बेटा है। ये पहले ही मम्मी से दूर है, काफी दूर है मम्मी से। यहां पर बसंती आई तो ये तो ऐसे ही लड़के को ढूंढेगी जो मम्मी से दूर होगा, जो मम्मी से दूर होगा।
ऐसे ही लड़के को ढूंढेगी, राजीव को ढूंढेगी जो मम्मी से दूर होगा। और बसंती ठीक है, ये यहां पर और ये यहां पर। अगर ये ए है, ये आपकी मम्मी, ये मम्मी के बहुत पास में है बॉन्ड पे, यानी कि मान लो ये मम्मी के बहुत पास में है बॉन्ड पेयर, ये लल्लू है, यहां पर आई बसंती जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये क्या करेगी, पोजीशन तो इसे वही कर रही है जैसे करना था, फिर ये इसे अपनी तरफ खींच लेगी। पी करेक्टर को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है इसे। क्या यार, ऐसा क्या है जो टीचर इसमें मरते रहते हैं, समझाते नहीं, कुछ नहीं है भाई। किसी भी तरह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या तो वो ऐसी पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा जहां पी करेक्टर जा रहा होगा, अगर वो बाइचांस किसी ऐसे हालात में चला गया जो कि पी करेक्टर जहां ज्यादा नहीं था, तो पी करेक्टर को बढ़ा देगा, लेकिन उसे तो बॉन्ड पेयर को अपने पास रखना ही रखना है। अब देखिएगा, ये दो रूल थे। अब आपको एक पी करेक्टर का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, मैं जानता हूं भाई, तुम्हें पी करेक्टर का चक्कर समझ में नहीं आ रहा होगा, जानता हूं। तो इससे भी बताता हूं भाई क्या किया जाए। ध्यान दो, पी करेक्टर ही बताता हूं, एस करेक्टर, पी करेक्टर सब बताता हूं। ध्यान दीजिए, एस करेक्टर पी करेक्टर की बात कर लो, पी करेक्टर की बात कर रहे हैं पहले, पी करेक्टर की। एस, चलो एस की बात कर लो, एस करेक्टर एंड पी करेक्टर। ध्यान दो बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा इस तरीके से होता है, ये न्यूक्लियस होता है लाइक बैलून, बैलून की तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, बीच में न्यूक्लियस है और ये बॉन्डिंग पार्ट है, बॉन्डिंग पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो ये आप छोटा सा देख रहे हो, ये एंटी बॉन्डिंग, ध्यान दीजिए, जो मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान दीजिए, एंटी बॉन्डिंग पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फिर दोबारा देख लो, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है हमेशा बैलून की तरह होता है, बैलून की तरह। अब यहां मेरे पास बैलून नहीं है, जो बैलून की गांठ होती है जहां पर आप गांठ लगाते हो, वो तो न्यूक्लियस है। जो ये फैल करके इधर आया, ये इसे कहते हैं बॉन्डिंग पार्ट। जब आपको खेलना होता है तो इसी पार्ट से खेलते हो, बॉन्डिंग पार्ट है। ये जो छोटा सा है इस साइड में, ये एंटी बॉन्डिंग पार्ट है।
ये बॉन्डिंग नहीं करता, ये एंटी बॉन्डिंग पार्ट है। क्या होता है बैलून, कई बार वो खुद से यहां से खुल जाता है, आपने देखा होगा, एंटी बॉन्डिंग पार्ट है। वो यहां बंधा हुआ है, कुछ नहीं। अब बच्चों जरा आगे की कहानी समझो। जरा आगे की कहानी कहता हूं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पर sp ऑर्बिटल है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। लिख देता हूं यार, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहां पर ये प्योर s ऑर्बिटल है। ये बच्चों बीच में ये न्यूक्लियस है। यहां पर प्योर p ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर ये इसका न्यूक्लियस है। 100% p करेक्टर है, 0% s करेक्टर है। 100% s करेक्टर है, 0% p करेक्टर है इसमें। अब इसमें चलो परसेंटेज s करेक्टर, यहां 1 दिख रहा है तो 1, और 1 + 1, और परसेंटेज निकालना है तो 100। ये 50% आ गया, तो p करेक्टर भी 50% आ गया। परसेंटेज s करेक्टर 1 / 1 + 2 × 100, 33% आ गया। तो परसेंटेज p करेक्टर 66% अप्रोक्सीमेटली आ गया। यहां चलो बच्चों, ये परसेंटेज s करेक्टर 1/1 + 3 × 100, ये 25% आ गया। तो परसेंटेज p करेक्टर ये 75% आ गया। बच्चों ये स्लिम ट्रिम है, ये स्लिम ट्रिम है, स्लिम ट्रिम, और ये कद्दू की तरह है। बिल्कुल कद्दू की तरह है, बल्कि है, कद्दू की तरह है, बल्कि है। ये स्लिम ट्रिम है, लौकी की तरह है। ये स्लिम ट्रिम है, लौकी की तरह, बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। ये कद्दू की तरह है, बल्कि है। अब इसमें हमें कद्दू के गुण ढूंढने हैं, कद्दू की प्रॉपर्टी ढूंढनी है, लौकी की प्रॉपर्टी भी ढूंढनी है। इसमें हमें कद्दू की प्रॉपर्टी ढूंढनी है, लौकी की प्रॉपर्टी भी ढूंढनी है। इसमें कद्दू की प्रॉपर्टी ढूंढनी है, लौकी की प्रॉपर्टी भी ढूंढनी है। तो इसमें तो कद्दू की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, इसमें लौकी की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो सारे तो गुब्बारे ही होंगे। ये भी गुब्बारा, लेकिन ये गुब्बारा ऐसे होगा, ऐसे स्लिम ट्रिम गुब्बारा होगा।
ऐसे स्लिम ट्रिम गुब्बारा होगा, ये गुब्बारा ऐसे होगा, देखो ऐसे भोंदू सा कद्दू सा, ये गुब्बारा ऐसा होगा, भोंदू सा, देखो ना भोंदू सा कद्दू सा। और ये गुब्बारा कैसा होगा, ऐसा, इसमें दो बीच की पार्ट होगा ऐसा, ना ज्यादा भोंदू होगा और ना ज्यादा स्लिम ट्रिम होगा। थोड़ा समझ में आया होगा। ये स्लिम ट्रिम है, ये कद्दू है। इस एसपी के अंदर कद्दू की प्रॉपर्टी भी है, हाइब्रिडाइज है ना भाई, कद्दू की प्रॉपर्टी भी है और लौकी की प्रॉपर्टी भी है। 50% कद्दू 50% लौकी, ऐसा आएगा। इसके अंदर 75% लौकी, तो देखो ये लंबा सा है, यहां कहीं जाकर मोटा हुआ। इसके पास 66% पी करेक्टर है, 66% पी करेक्टर है, तो ये इतना मोटा तो नहीं है, थोड़ा पतला हो गया। अब इसका अगला पार्ट पढ़ाता हूं, शायद ये समझ में आया होगा। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट देखो। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मैंने पहले कह दिया पी करेक्टर 75% है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। पहले ही कह दिया पी करेक्टर 66% है। यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, पहले ही कह दिया कि इसमें जो p करेक्टर है वो 50% है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे चलते हो तो p करेक्टर यानी लौकी का करेक्टर, लौकी का करेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब है लॉन्जिविटी या लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी चाहे कुछ भी पढ़ो, लॉन्जिविटी पढ़ो लॉन्गिविटी पढ़ो, ये इंक्रीज होती है। जो बल्कीनेस है वो डिक्रीज होता है, लॉन्गिविटी इंक्रीज होती, लंबाई बढ़ती है, भद्दापन यानी कि वो बढ़ जाता है। ये बच्चों एस करेक्टर और पी करेक्टर का मैटर है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने बेंट रूल में सीधा कहा, मैंने कोई घटा नहीं किया। More electronegative atom occupies that position, that orbital which has more p character. लो भाई कह दिया। And more electronegative atom not only occupy that p orbital which has more p character, but also increases p character of that orbital to which it is bonded। मेरे बच्चों
बेंट रूल की सारी थ्योरी खत्म कर दी। न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।